नमस्कार देशवासियों। वंदे मातरम। वंदे स्वराज। गुजरात के राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल आज आपके सामने पक्षमुक्त भारत के इस चौथे एपिसोड को प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक हमने देखा कि भारतीय प्रदेश में सन 1498 से पहला विदेशी वास्को डी गामा कैलिकट बंदर पर पहुंचा और उसके बाद सन 1600 के बाद से ब्रिटिश व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और 1858 से ब्रिटिश रानी का राज यहाँ पर शुरू हुआ और अंत में कुदरती उत्क्रांति के इस प्रवास में जो कुछ भी हुआ उसे हम ईश्वर की इच्छा तो नहीं कह सकते। विदेशियों के आने के पहले इस भारतीय प्रदेश का जीडीपी का रेट जो था वो पूरी दुनिया के मुकाबले 25 से 30% के बीच का था। उस वक़्त के खेती प्रधान भारतीय प्रदेश में स्वावलंबी और स्वाश्रयी भारतीय समाज बसा करता था और एक विकेंद्रित व्यवस्था के तहत उस भारतीय प्रदेश में 6 से 7 लाख गांवों में गौवंश आधारित आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण से सुखी और समृद्ध लोक जीवन था, जिसे हमने देखा कि पिछले 450 सालों के विदेशियों की एक्टिविटी के कारण से वो विदेशी जो यहाँ पहुंचे उनकी गतिविधियों के कारण से धीरे धीरे वह विकेंद्रित व्यवस्था जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया और 1947 की 15 अगस्त को सत्ता के केंद्र को, जो कि गांवों में हुआ करती थी, देसी रियासतों में हुआ करती थी, उस सत्ता के केंद्र को दिल्ली में लोकेट करके और दिल्ली में स्थापित करके भारतीय प्रदेश को 2 देशों में परिवर्तित करके योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित योजनाओं के द्वारा केंद्रित व्यवस्था की यानी कि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की अद्भुत रचना के द्वारा दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान को अपनी अपनी सेल्फ रूल की व्यवस्थाओं के द्वारा एक अदृश्य गुलामी की जाल में लंबे समय के लिए कैद कर दिया गया। भारतीय प्रदेश में से बना आज का हमारा यह भारत देश 1950 की 26 जनवरी से जो लागू किया गया, उस नए संविधान जो कि वास्तव में तो गुलामी की अंग्रेजी व्यवस्थाओं की परंपरा में से यानी कि
रानी का राज जब से शुरू हुआ तब से, मतलब कि सन 1858 से निरंतर रचे गए जो अगले 6 संविधान थे हमारे ब्रिटिश इंडिया में, उसके बाद का यह 7वां संविधान, और ये संविधान के मुताबिक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे के मुताबिक 3 स्तरों से सेंट्रलाइज्ड की गई, केंद्रित की गई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं, और उस हिसाब से ही रची गई चुनाव की प्रक्रिया की उस रचना से सीधी यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनावों की मायाजाल को रच करके भारत की जनता की अदृश्य गुलामी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया। आज की स्थिति के मुताबिक आज के इस भारत में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटे हुए इस भारत देश की व्यवस्थाओं को कुल 740 जिलों और उन प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की निमणूक के द्वारा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं को केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें और स्थानिक व्यवस्था के द्वारा जनता को गुलामी की मकड़जाल में जकड़ दिया गया है, कि जिसके कारण से आज हमारे इस देश की जनता की हालत जलबिन मछली जैसी हो चुकी है। ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों के भारतीय प्रदेश में से आज का यह मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत बनाने के लिए कुछ 5-6 मुख्य काम और डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जिसमें कि सबसे पहले 1946 में संविधान सभा की रचना तब की गई कि जब यह प्रदेश अंग्रेजों और रियासतों की गुलामी के तले दबा हुआ था, और दूसरे जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया, उसको लागू किया गया और उसी कानून के तहत हमें आजाद किया गया। और तीसरे मई 1947 से 15 अगस्त 1947 के दरमियान सबसे पहले तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी कि व्यवस्थाएं जो जैसी थी वैसी ही रख करके, और उसके बाद वो सारी की सारी व्यवस्थाएं नए बनने वाले देश को ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के दस्तावेज पर दस्तखत करा करके भारत की 562 देशी रियासतों के राजाओं को डिप्लोमेटिक परिस्थिति का निर्माण करके, एक कूटनीतिक परिस्थिति का निर्माण करके नए बनने वाले 2 में से एक देश में अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए
सीधे 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 ही गुंडागिरी के जैसे ही प्रेशर किया गया। दो में से कोई भी देश में अपनी रियासत को विलीन न करने का प्रावधान भी रखा गया, लेकिन कोई एक राजा भी ऐसा नहीं कर सका। कोई एक राजा भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं रख सका और सभी को इन दो में से किसी एक देश में विलीन होना ही पड़ा। इससे क्या समझ में आता है यह देखें। और चौथे, 15 अगस्त 1947 को 4000 पन्नों का ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट, जो कि जवाहरलाल नेहरू और अंतिम वाइसरॉय, ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के द्वारा दस्तखत किया गया, जिसके मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट की रचना हुई, मध्यकालीन सरकार की रचना हुई, जिसका कि कार्यकाल 5 सालों का नक्की किया गया था, 1947 से 1952। यह मध्यकालीन सरकार ये एक प्रकार का ऐसा पुल था कि जिस पर से होकर के भारतीय प्रदेश की जनता धर्म के आधार से बने हुए 2 देशों में बांट दी गई। भारत की बात करें तो भारत की जनता अंग्रेजों की दृश्य गुलामी में से निकल करके आज के संविधान के मुताबिक भी और बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से और बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से, अतार्किक तरीके से और संपूर्णतया अनैतिक तरीके से अस्तित्व में आए हुए इन राजकीय पक्षों की अदृश्य गुलामी में फंस गई। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भारत की जनता की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसी हो गई। 5वें 1950 की 26 जनवरी को नया और उस गुलामी की परंपरा में से निकल करके आया हुआ सातवां संविधान लागू हो गया और इस तरह से विकेंद्रित और स्वावलंबी तथा सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश के लोगों को विदेशियों की दृश्य गुलामी में से अपने ही देश के भ्रष्ट और सत्तालोलुप लोगों के द्वारा बनाए गए समूह यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां राजकीय पक्षों की अदृश्य गुलामी में धकेल दिया गया। चुनाव की ऐसी तो अनैतिक मायाजाल रच दी गई कि आज 1952 से शुरू हुई उन चुनावों से आज तक के 70 सालों के कार्यकाल में आज की ये 140 करोड़ की जनता अपने मालिकी पने के एहसास से इतने तो दूर ले जाए गए हैं कि आज के भारत के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे इस देश के ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के भी मालिक हैं।
इस दरमियान दुनिया के विकसित देशों के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन विकसित देशों के उन धनवान परिवारों के द्वारा उन धनवान परिवारों ने अपने लोभ, लालच, शोषण और दुनिया की आम जनता को गुलाम बना के रखने की उनकी जो वो युक्ति थी, उस युक्ति के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके अनुषंगिक संगठनों जैसे कि WHO, WTO, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह के द्वारा इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर मानवता और विश्व शांति के ओपन एजेंडा के तहत अपने सीक्रेट एजेंडा को यानी गुप्त एजेंडा को वो बराबर से आगे बढ़ा रहे थे। इस दरमियान उन्होंने मानव जाति के विकास और विश्व शांति के बहाने के तहत अब जबकि दूसरे विश्व युद्ध के उस काल के एटॉमिक हथियारों के उपयोग के द्वारा तो जहां मानव जात के सहित उनका खुद का भी नाश निश्चित था, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल दुनिया और बायो वेपन्स वगैरह का विकास करके, डेवलपमेंट करके दुनिया के लोगों को आर्थिक रूप से संपूर्ण गुलाम बना करके सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग के नीचे पेपर करेंसी से आगे बढ़ करके डिजिटल करेंसी की तरफ ले जाया गया और मानव को एक संसाधन ही समझ करके उसकी माहिती का, इंफॉर्मेशन का, डेटा वगैरह का संकलन करके न जाने कई कितनी भयंकर और अकल्प्य योजनाओं का निर्माण और अमलीकरण करके इल्यूमिनाटी नाम के एक गुप्त समूह के द्वारा पिछले 500 वर्षों से चले आ रहे साम्राज्यवाद को तथा वेल्थ और पावर की पार्टनरशिप को अब जबकि यह भागीदारी दुनिया में खुली हो गई थी और दुनिया के देश के सारे आम इंसान इस षड्यंत्र को समझ चुके थे, तब नोट और वोट के इस षड्यंत्र के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुप्त कार्यक्रमों की अमलवारी के द्वारा अब दुनिया के सामान्य लोगों की बुद्धि के अंदर भी प्रवेश करके व्यक्ति के विचारों तक भी उन विचारों को भी काबू करने के कार्यक्रमों के द्वारा दुनिया के टॉप पर रहे धनवान परिवार उन कार्यक्रमों में अमल में भी रख चुके हैं। अब जबकि दुनिया एक भयंकर इमरजेंसी मोड में रख दी गई है, तब दुनिया भर की उन आसुरी ताकतों को परास्त करने के लिए सज्जन शक्ति को एक होना ही पड़ेगा, उसके सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं। अब आज के इस विकसित मानव समाज के पास अपनी एकता के सिवाय और कोई भी मार्ग नहीं और युद्ध के स्तर पर
हमें भारत के लोगों ने अपने देश को ही नहीं लेकिन दुनिया को मार्गदर्शन देने के एक जज्बे के साथ अपने देश में हमें एक होना पड़ेगा। एक हो करके और ऑर्गेनाइज्ड योजना के तहत, सुनियोजित योजना के तहत सरकार को पॉलिटिकल पार्टियों के इस गुलामी से, राजकीय पक्षों के इस शकंजे में से सरकार को हमें मुक्त करनी होगी। आज की सरकारें पॉलिटिकल पार्टियों की शिकार बन चुकी हैं। आज के इस इमरजेंसी के काल में भारत के तमाम नागरिकों की आज के इस संविधान के मुताबिक की कलम 51 का आर्टिकल 51A के मुताबिक हम सबकी ये फर्ज है, हमारी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले देश को और देशवासियों को बचाने के लिए, उसके लिए जो उपाय हैं वह उपाय है पक्ष मुक्त भारत, पार्टीलेस भारत या पार्टीलेस भारत। जो हमें करना है वह चुनाव के मार्ग से ही करना है और ऐसा पार्टीलेस करने के लिए, पक्ष मुक्त करने के लिए केंद्र, राज्यों और स्थानिक स्तर से, इस तरह से तीनों स्तर से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव के मैदान में से पूर्णतया हमें बाहर हकाल देना होगा। पार्टीलेस भारत हमेशा के लिए किस तरह से किया जा सकता है, उसे समझने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि भारत की आज की चुनाव प्रक्रिया को वह पूर्णतया समझें। सारा का सारा रहस्य जो छिपा हुआ है वह चुनाव की इस प्रक्रिया में है और इस अभेद्य चक्रव्यूह को भेदने के लिए अब के बाद के अगले एपिसोड नंबर 5 में आज की चुनाव पद्धति को हम विगतवार समझेंगे। चुनाव पद्धति को हम समझें उससे भी पहले हमें इसी अनुसंधान में कुछ और बातों को भी समझना पड़ेगा। बात जब हमारी व्यवस्थाओं की है, हमारे देश की व्यवस्थाओं की है, इसलिए इस बारे में हमें भारतीय चित्त, मानस और काल को सबसे पहले पूरी गहराई से समझना होगा। हमें समझना होगा कि उत्क्रांति के इस प्रवास में सभ्यताओं का नवीनीकरण तो अनेक बार होता रहा है, ये कोई सबसे पहली बार नहीं है। इस तरह के भाव रख करके तभी हम अपने खुद के चित्त, मनस और काल की ऐसी व्याख्याएं कर पाएंगे जिससे कि आज के संदर्भ में भारतीयता की धारा फिर से स्थापित और फिर से प्रवाहित हो सके।
हमारी गरीबाई तो हमारे कर्मों का ही फल है। इस तरह की कठोर व्याख्याओं से हमारा काम नहीं चलेगा। प्राणी मात्र के प्रति सहृदयता का भाव रखने के साथ साथ अपने चित्त और मानस की सक्षमता, अपनी परंपरा की सशक्तता में हमें विश्वास रखना ही पड़ेगा। फिर एक बार हमें अपने पैरों पर खड़े होकर के सिर्फ चलने के लिए ही नहीं, लेकिन दौड़ सकने के आत्मविश्वास को सबसे प्रथम हमें अपने भीतर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आने वाले एपिसोडों में एक के बाद एक नीचे के क्रम में हमारे देश में हुए एक महान इतिहासकार और राजीव दीक्षित के गुरु प्रोफेसर धर्मपाल जी के द्वारा खड़े किए गए प्रश्नों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। उन प्रश्नों को हमें समझना पड़ेगा। नीचे मुताबिक के 6 प्रश्नों को हमें समझना होगा। इन प्रश्नों को समझने के लिए इसके बाद के 6 एपिसोडों में क्रमबद्ध मेरे द्वारा वह प्रस्तुति की जाएगी। वे प्रश्नों के बारे में बता दूं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि यह 22वीं 23वीं शताब्दी यह आखिर है किसकी? हम भारतीयों की या उन यूरोप अमेरिका की? दूसरे कि हमारा अपना अध्ययन भी हमें क्या विदेशी नजरों से ही करना चाहिए? और तीसरे, महत्व सही सवाल का है या सही जवाब का है? हमें सवाल तो खड़े करना सीखना होगा, जवाब तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। और चौथे, अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम चलेगा क्या? और पांचवे, आज क्या हम महसूस नहीं करते कि हम किसी दूसरे के संसार में रहने लगे हैं? और छठवें, फिर एक बार कहता हूं कि सभ्यताओं का नवीनीकरण तो हमेशा ही करना होता है। तो अब जो हैं आने वाले 6 एपिसोडों में अभी मैंने यहाँ जो 6 विषय बताए वो सबसे पहले हमें देखने होंगे। और उसके बाद के एपिसोड में फिर हम आज की हमारी चुनाव पद्धति को समझेंगे। और जब हम चुनाव पद्धति को पूरा समझेंगे तभी हम अपने इस भारत को हमेशा के लिए पार्टीलेस कर पाएंगे। और जिस दिन हमने अपने इस भारत को पार्टीलेस कर दिया, उस दिन ये जो ग्लोबल अटैक जो हम पर हो रहा है, जिसको पिछले 2.5 सालों से हम अनुभव कर रहे हैं, तो इस ग्लोबल अटैक को और आने वाले और भयंकर वैश्विक आक्रमण से खुद को बचाने के लिए हमें अपने इस देश को हमेशा के लिए पार्टीलेस करना होगा। इस देश की व्यवस्थाओं को हमें यानी कि इस देश के लोगों ने अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। यह करके यह एपिसोड यहीं पर आज मैं पूरा करता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे स्वराज।